हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अनफेटर्ड पावर्स। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके पास कोई अनरिस्ट्रेंड पावर नहीं है, उनके पावर को भी रोक लगाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करवा रहा है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवा रहा है। ये रिवीजन का मतलब क्या होता है? जैसे आपका नाम होता है इलेक्टोरल रोल में, तो वो चेक कराएगा कि जो आप वैलिड वोटर हो या नहीं, इस बेसिस पे कि आप सिटीजनशिप है या फिर आपका एज 18 है, या इस बेसिस पे कराएगा। अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये बोल रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो एलीग कर रहे हैं जो एसआईआर है जो करवाया जा रहा है वो एम कर रहा है जानबूझ के डिसइनफ्रेंचाइजिंग को, जिससे लोग वोट ना दे सकें और उनका नाम हटाया जा सके। अब इसके बारे में बात करते हुए कहते हैं कि वो जो आर्टिकल है फोकस करेगा पावर क्या क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, क्या करवा सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और क्या नहीं करवा सकता। अब बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए भी मना कर रही है, सबसे पहले अगर अपन देखें तो क्योंकि जो टाइम है अभी ये जुलाई मंथ चल रहा है और ये होना चाहिए जनवरी मंथ में, ठीक है, एज़ पर रूल्स। अब सबसे पहले देखते हैं जो आर्टिकल 326 है, वो बोलता है जो इलेक्शन होगा लोकसभा में या असेंबली में वो होना चाहिए एडल्ट सफरेज के बेसिस में। एडल्ट सफरेज का मतलब ये होता है जो पर्सन है वो एंटाइटल्ड है एज अ वोटर, प्रोवाइडेड कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है। अब इसमें डिस्क्वालिफिकेशन का कुछ ग्राउंड है, जैसे कि जो आर्टिकल है वो बोलता है कि सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए एंड उसको लेस देन 18 ईयर नहीं होना चाहिए। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है, वो ले बताता है कि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एक ग्राउंड है दैट इज़ अनसाउंडनेस माइंड होगा अगर, और उसको डिक्लेयर कर दिया गया होगा कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। फिर सेक्शन 19 जो है वो बताता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का कि जो पर्सन है उसको 18 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूंसीज में। फिर जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसको एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 20 के अंदर, और बोला गया है अगर कोई ऑर्डिनरी रेसिडेंट वहाँ पे हाउस रखा है, मतलब उसका घर वगैरह है, तो ज़रूरी नहीं है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। मतलब कोई भी पर्सन वहाँ पे अगर हाउस बना लिया है या फिर उसके पास प्रॉपर्टी है तो उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में डाल देंगे, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है अगर कोई पर्सन और वहाँ पे टेम्प्रेरी प्रेजेंट नहीं है उस जगह पे उस लोकेलिटी में, तो उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहना बंद कर देंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये बताते हैं। फिर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बहुत सारी पावर इन्जॉय करते हैं, जैसे इलेक्शन करवाना पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, ये सब का इलेक्शन करवाना आर्टिकल 324 के अंदर ये सब पावर इनको मिलता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिजर्वायर ऑफ द पावर्स भी कहा गया है क्योंकि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं, और एक तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी के बारे में काम करते हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास सारे डिस्क्रिशन पावर्स हैं, वो यूज़ भी कर सकते हैं इसको। महेंद्र सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमीशन 1978 जो हुआ था उसमें कोर्ट ने स्टेट किया कि जो लॉ है उनको फॉलो करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जो पहले पार्लियामेंट ने बना चुका है या फिर कोई स्टेट लेजिस्लेचर ने बना चुका है और वो वैलिड लॉ भी है इलेक्शन के रिलेटेड, तो उसको ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉलो करना चाहिए। जो कमीशन है वो अपने कन्फर्म इस लॉ के कन्फर्मिटी में एक्ट करना चाहिए और वायलेट नहीं करना चाहिए। और बोलते हैं कि सच अ लॉ जो साइलेंट है, ऐसे लॉ जो साइलेंट है उसमें आर्टिकल 324 और रिजर्वायर ऑफ पावर एज ए यूज़ किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, अगर वो चाहे तो एक्ट फॉर द एवोर्ड पर्पस। एवोर्ड यानी कि होता है समथिंग यू थिंक इज दैट इज़ ट्रू, मतलब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सोचे कि ये सही चीज़ है, ये हम कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं अगर उसके ऊपर कोई लॉ नहीं बना है, सो दैट वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकते हैं। अब द क्वालिफाइंग डेट के ऊपर बात करते हैं और बोलते हैं जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके अंदर कुछ कुछ पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, तो उसको अपन देखते हैं। जो सेक्शन 21 ऑफ द 1950 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो डील करता है कि इलेक्टोरल रोल बना सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसमें 4 स्टेजेस के बारे में बात करता है कि कैसे रिवाइज कर सकता है अपने इलेक्टोरल रोल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहला तो ये है कि बिफोर इलेक्शन ऑफ द लोकसभा कर सकता है या फिर असेंबली के इलेक्शन से पहले कर सकता है, बिफोर ईच बाई इलेक्शन कर सकता है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन एनी ईयर। अब जो ये तीन चीज़ है ना, इसमें से जो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि बिफोर ईच बाई इलेक्शन, सेक्शन 2 यहाँ पे देखो लिखा हुआ है,
यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 21(2)(b) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, ठीक है। तो ये सेक्शन जो ऑर्डर दिया गया है, डायरेक्शन दिया गया है अंडर द सेक्शन 21(2)(b) के अंदर दिया गया है। तो जो स्टार्टिंग के 3 है ना, वो तो जनवरी में ही हो सकते हैं। जो 4th वाला है, जो अभी अपन देखते हैं, स्पेशल रिविजन फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंसीज और पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया रिकॉर्डिंग। तो एक या तो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए होगा या तो पूरे स्टेट के लिए नहीं हो सकता, और जो हो भी रहा है अभी वो पूरे स्टेट के लिए हो रहा है। और फिर बोलते हैं कि जो सारे रिवीजन है एक्सेप्ट 4 आर डन विथ रेफरेंस टू क्वालिफाइंग डेट, वो क्वालिफाइंग डेट के हिसाब से होगा। और अंडर सेक्शन 14 में बताते हैं कि 1st डे ऑफ जनवरी ये होना चाहिए। अब सिर्फ सेक्शन जो 4 है वो एक एक्सेप्शन है। अब आगे कहते हैं कि जो अभी जो मेंशन किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जून 24 को जो मेंशन किया गया वो 1 जुलाई 2025 दिया गया है। फिर आगे यही सब बात करते हैं कि जो क्वालिफाइंग डेट है या फिर जनवरी 1 जो बोला गया है उसको नहीं फॉलो कर रहा है, और फिर सैंक्शन जो है लॉ के अंदर वो सब फॉलो नहीं हो रहा है। फिर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो भी ऐसा टर्म भी SIR करके कोई टर्म फाइन नहीं होता, अपन ने यहाँ पे पढ़ा भी, तो वो स्पेशल रिवीजन की बात कर रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो उसके बारे में बोलते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो SIR करा रहा है बिहार में, वो कन्फर्मिटी नहीं दिखाता लॉ से रिलेटेड, और RPA को फॉलो नहीं कर रहा है। और जो ECI है उसके पास पावर है पर वो ऐसे यूज़ नहीं कर सकता अपने लॉ को, ये सब बात करते हैं। फिर लास्ट में बोलते हैं जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसको ये सब डॉक्यूमेंट में भी उनको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास प्रॉपर्टी की कार्ड नहीं है, या फिर आपने 12th पास नहीं किया है, क्योंकि इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो क्लास 12th या फिर क्लास 10th में जो पास हुए हो वो सब लगेंगे। जो रूल है वो क्लियरली बताता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको अच्छे से देना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जो सिटीज़न के बेस्ट इंटरेस्ट में है उससे। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो ये सबको इग्नोर कर रहा है, और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कैन नॉट इग्नोर दिस स्टैट्यूटरी स्टिपुटेशन, जो स्टैट्यूटरी जिन्हें रूल्स या कंडीशंस हैं उसको बेस्ट ऑफ एबिलिटी में देना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, सिटीज़न को इंडिया के, ठीक है। तो यही था इसमें। थैंक यू।